होम्योपैथिक दवाइयों के अलग अलग स्रोत में नो सोर्स का बहुत बड़ा महत्व है। हम कई बार ऐसी समस्या आती है जहाँ वेल सिलेक्टेड मेडिसिन फेल करते हैं या कुछ ऐसे डिजीज होते हैं जहाँ कॉज पता नहीं चल पाता है। हम वैसी जगहों पर नो सोर्स का प्रयोग करते हैं। नो सोर्स का प्रयोग कहाँ कहाँ करना है, मैं एक एक करके आपको विस्तार से बताऊंगा। सबसे पहले मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि नो सोर्स कहाँ से आया, नो सोर्स का मतलब क्या है। नो सोर्स ये शब्द है, ग्रीक वर्ड है, नोसो से लिया गया है। नोसो प्रीफिक्स है जो किसी वर्ड के पहले जोड़ा जाता है। जहाँ बीमारी का कारण हो वो है मॉर्बिड, कोई रीजन होता है, उसका रूट मॉर्बिड होता है। मॉर्बिड का मतलब डेथ से मतलब है, मॉर्बिड का मतलब डिजीज से मतलब है। मॉर्बिड जिसको कह सकते हैं कि जो यूजुअल नहीं है, नॉर्मल नहीं है, खराब सेंस में, डिजीज के सेंस में, अनहेल्दी के सेंस में लिया जाता है मॉर्बिड। अनहेल्दी मेंटल एसेट, अनहेल्दी डिजीज या डेथ या डिजीज से मॉर्बिड शब्द का, जहाँ मतलब ही है सिक, मतलब ही है बीमार, मतलब ही है नकारात्मक, मतलब ऐसे रोगग्रस्त ही होता है नोसो का मतलब। ये जो ग्रीक वर्ड नोसो से नोसोट्स का प्रयोग लिया जाता है। और इसका एक कनेक्शन और भी है, लैटिन वर्ड नोक्सा, मतलब द रूट ऑफ द टर्म इज नोक्सियस और डैमेज्ड, वहाँ से इस शब्द को लिया गया है। मतलब वैसी जगह पर जहाँ ऐसे नोक्सियस या डेंजरस मटेरियल्स हमारी दवा का बेस होता है, हमारे प्रोटेंटाइज मेडिसिन का बेस ऐसे डेंजरस या नॉक्सियस मटेरियल्स होता है, जहाँ से हमारी दवाइयाँ तैयार की जाती है। तो नोट्सोट्स की तैयारी भी, नोट्सोट्स का बनाया भी गया है डिजीज प्रोडक्ट से। मतलब जो भी डिजीज प्रोडक्ट से बनाए गए दवाओं का स्रोत है वो नोट्सोट्स कहा जाता है। शुरुआती में डॉक्टर हेरिंग साहब ने बहुत सारे इस पर एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने इसको पाया कि नोसोट्स बहुत जैसे क्रोनिक डिजीज हो उसमें भी अच्छा वर्क करता है। अलग अलग जैसे कि मेडोलिनम हुआ, सोरेनम हुआ, ट्यूबरकुलिनम हुआ, ऐसे ऐसे सिप्लिनम हुआ, जो कि प्रूविंग करके हेरिंग साहब ने इसको उपयोग में लाया नोसोट्स को। इनके अलावा डॉक्टर हेरिंग साहब के अलावा जॉनसन जोसेफ विलियम लक्स और बहुत सारे होम्योपैथ ने नोसोट्स को होम्योपैथिक उपयोग में लाया और इसे बहुत ही हेल्पफुल पाया। अब हम देखते हैं कि नोसोट्स को हम कैसे उपयोग करके वैसे डिजीज में जहाँ हमें बीमारियों को सिम्टम्स के आधार पर ठीक करने में दिक्कत होती है वहाँ उपयोग करते हैं। तो अलग अलग प्रकार के नोट्सोट्स भी हमारे पास हैं। जैसे बेसिक नोट्सोट्स हैं। बेसिक नोट्सोट्स में कौन कौन हैं? जैसे सोरेनम है, टोरकुलिनम है, सिप्लिनम है, बेसिलिनम है, मोडोलिनम है और कार्सिनोसिन है। ये एक बेसिक नोट्सोट्स के रूप में आते हैं। और दूसरा है एक्सेंथम नोट्सोट्स।
जैसे मोरबिलिनम है, वैगिनम है, पर्टुसिनियम है, डिप्थेरियम है, एंथ्रैक्सिनम है, मेलेंड्रिनम है, वेलेरियनम है, इन्फ्लुएंजम है। तो इस तरह से ये एक्सेंथेम नोसोड्स होते हैं। दूसरे हैं आइसोपैथिक नोसोड्स, जैसे स्ट्रेप्टोकोकिनम है, न्यूमिनोकोकिनम है, स्टाफाइलोकोकिनम है, मलेरिया ऑफिशियलिस है। तो बहुत सारे ऑथर ने इस मलेरियन के बारे में लिखा है कि कुछ ऐसे डिजीज होते हैं, कुछ इंडिकेशंस हम आगे इसको अध्ययन करेंगे जहां मलेरिया ऑफिशियलिस बहुत अच्छा काम करता है। या पायरोजिनम है, ये भी ऐसे सेप्टिक फीवर के कंडीशन में जहां नॉर्मल साइन एंड सिम्टम्स के आधार पर ये दवा का सिलेक्शन नहीं आता है, लेकिन हम नोसोड्स की जानकारी रखेंगे तो ऐसे केसेस भी हम सोल्व कर पाते हैं। फिर है इंटेस्टिनल नोसोड्स, जैसे कि डॉक्टर बैच और डॉक्टर व्हीलर ने ये डिस्कवर किया है वैक्सीन से क्रोनिक डिजीज को ट्रीटमेंट करने के लिए। जो बैच ने नोसोड्स बनाए उसको बॉयल नोसोड्स के रूप में भी फेमस है। इसमें 7 तरह के हैं, जैसे बैसिलस है, बैसिलस डिसेंट्री के है, बैसिलस मोरगन है, बैसिलस फैसिलम बैसिलम। तो ये टोटल 7 का कॉम्बिनेशन भी एक बैसिलस नंबर 7 है। अलग तरह का एक नोसोड्स है जिसको हम ऑटोजेनस नोसोड्स कहते हैं। ये प्रिपेयर्ड होते हैं सेक्रेशन और डिस्चार्जेस फ्रॉम द पैथोलॉजिकल टिश्यू और ऑर्गन्स ऑफ द पेशेंट हिमसेल्फ फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वेरी डिजीज, वैसे स्टेट जिसको हम टोटोपैथी भी कहते हैं। रोगी ठीक नहीं हो रहा है तो रोगी के ही सेक्रेशन से या डिस्चार्जेस से जो मेडिसिन तैयार किया जाता है ऑटोजेनस नोसोड्स। तो इस तरह से हम अलग अलग नोसोड्स को प्रयोग करते हैं अलग अलग बीमारियों के ऐसे डीप सीटेड रूट्स को निकालने के लिए या कोई ऐसे मॉर्बिड कॉज को निकालने के लिए। कुछ नोसोड्स ऐसे हैं जो कि वेल प्रूव्ड हैं और बहुत धड़ल्ले से हमारे होम्योपैथिक प्रैक्टिस में उपयोग किए जाते हैं, जैसे कि टोरकुलिनम है, मेडोरिनम है, सिप्लिनम है, सोरेनम है, पायरोजिनम है। ये सब बहुत अच्छे से प्रूविंग हुई है और अच्छे ढंग से इसको इस्तेमाल किया भी जाता है। कुछ होते हैं जिसकी प्रूविंग कम हुई है लेकिन हम उपयोग में लाते हैं, जैसे इन्फ्लुएंजनम। जैसे कोरोना के केस में इन्फ्लुएंजनम हुआ, ऐसे बहुत सारे नोसोड्स को प्रयोग में लाए गए थे। उसके अलावा बहुत सारे हैं जो उपयोग में लिए जाते हैं, जैसे स्टाफाइलोकोकिनम है, मोरबिलिनम है। तो इनका इंडिकेशंस कहाँ है, कहाँ हम इसको उपयोग करते हैं? जहाँ रूट कॉज मॉर्बिड है या मॉर्बिड डिजीज है, ऐसे कहाँ कहाँ इसके इंडिकेशंस है जहाँ हम नो सोर्स को प्रयोग करते हैं। एक तो सबसे पहला प्रयोग है रोगी के मेंटल, फिजिकल, जनरल, पार्टिकुलर, जो सबको टैली करता हो। अगर इस आधार पर दवा दिया जाए तो 100% वर्क करती ही करती है, जिसमें कुछ सोचना ही नहीं है। जैसे कई बार हम ट्यूबरकुलिनम रोगी को देते हैं, बच्चों के केस में देते हैं, जहाँ मेंटल भी प्रोमिनेंट होता है, फिजिकल भी होता है, या फिजिकल या जनरल न हो तो भी अगर मेंटल प्रोमिनेंट है और उस आधार पर दवा देते हैं तो ट्यूबरकुलिनम वर्क करती है, सिप्लिनम वर्क करती है। लेकिन कई बार इंडिकेशंस नहीं होते हैं, फिर हम इसको कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं? जैसे अब हम सिप्लिनम के बारे में जानते हैं
कि जो भी सिफिलिटिक डिजीज है, रात का अग्रेवेशन होता है। तो ऐसा कोई व्यक्ति है, जैसे सिफिलिनम रात को, मेडिलम दिन का अग्रेवेशन है, ऐसा कि हम जनरली मटेरिया मेडिका में पढ़ते आए हैं। तो सिफिलिनम कहाँ देंगे? जहाँ पर रोगी रात को उसके सब तकलीफ बढ़ते हों, या रात को व्यक्ति बहुत ज़्यादा डरता हो, उसकी तकलीफ बढ़ जाती हो, रात की हर तकलीफ में। और सिफिलिनम क्या है? ये डिजेनरेटिव सिफिलिटिक कहाँ है? लॉस, डिजेनरेशन, डिस्ट्रक्टिवनेस। अब जहाँ माइंड भी हो और बॉडी भी हो, दोनों टैली हो, तो इसका उपयोग का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे सिफिलिटिक पर्सन को रात को डर है, या मैं पागल हो जाऊंगा इसका डर है, या बीमारी ठीक नहीं होगी, डिस्पेयर ऑफ रिकवरी है, या बहुत सारे डिल्यूजन है कि ये गंदा है, वो गंदा है, बार बार हाथ पैर धोने का, बार बार ये कोई चीज़ चेक करने की टेंडेंसी होती है। तो रोगी में माइंड भी प्रोमिनेंट हो, सिम्टम्स भी उस तरह का हो जो जिससे बॉडी का डिजेनरेशन हो रहा हो, लॉस हो रहा हो, कोई ऐसी डिजीज जो बीमारी शरीर को लॉस किए जा रहा है, बॉडी का लॉस हो रहा है, ऐसे डिजीज जो शरीर को दिन प्रतिदिन खत्म करते जा रहा है। तो ऐसे जहाँ रोगी का माइंड भी हो, रोगी का कॉन्स्टिट्यूशन भी हो, तो नो सोर्स बहुत अच्छा वर्क करता है। हमें हर केस में माइंड तो देखना ही है, लेकिन जहाँ माइंड नहीं मिल रही है, जहाँ पार्टिकुलर्स जनरल्स नहीं मिल रहे हैं, वहीं वैसी भी कई स्थितियाँ आती है जहाँ वेल सिलेक्टेड रेमेडी फेल टू एक्ट। मतलब हर तरह से सही दवा है, लेकिन उसके अंदर कोई लेटेंट सोरा हो, सिफिलिटिक हो, साइकोटिक मियाज्म हो, या स्यूडोसोरा हो, तो वैसे केसेस को हमें पहचानना होता है कि इस केस में क्या चीज़ प्रोमिनेंट है। या कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जहाँ सिम्टम्स ही नहीं होते, न माइंड है, न फिजिकल है। हाँ, पार्टिकुलर सिम्टम्स की प्रोमिनेंसी है, जिसको हम वन साइडेड भी कह सकते हैं, जहाँ कोई चीज़ें क्लियरली दिखाई नहीं दे रही है। हाँ, सिम्टम्स डिजीज़ के सिम्टम्स हैं, लेकिन माइंड के सिम्टम्स नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसे केसेस में भी जहाँ सिम्टम्स कम हो, हम नोसोट्स का प्रयोग साइन एंड सिम्टम्स उसके टोटल कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर करते हैं। कई बार जो भी नोसोट्स हैं, देने के बाद से सिम्टम्स क्लियर रोगी में एक्सप्रेस होने लगते हैं। तो नोसोट्स का प्रयोग जहाँ वहाँ भी दिया जाता है जहाँ सिम्टम्स का अभाव हो, या सिर्फ पार्टिकुलर ही हो, सिर्फ जनरल ही हो, मतलब ओवरऑल सिम्टम्स नहीं मिल रहा है, लेकिन नो सोर्स देने के बाद सिम्टम्स क्लियर रोगी में दिखने लगते हैं। तब हम रिकेस्टिकिंग करके मेडिसिन का सिलेक्शन करते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे डिजीज हैं जिसके हो जाने के बाद से रोगी ठीक नहीं होता है। जैसे किसी को टीबी हो गया, किसी को कैंसर हो गया, या फैमिली हिस्ट्री में किसी को कैंसरस है, ट्यूबरकुलोसिस है, या और कोई डिजीज है, या किसी उसी व्यक्ति को कुछ ऐसे इन्फेक्शंस हो चुके हैं, जैसे उसके बाद से वो रिकवर नहीं हो पाता है, वैसे केस में भी हम नो सोर्स का प्रयोग करते हैं, जहाँ रोगी की कोई साइकेट्रिक हिस्ट्री है, सिफिलिटिक हिस्ट्री है। तो ऐसे केसेस में मेडोलिनम, सिफिलिनम, ट्यूबरकुलिनम, कार्सिनोसिनम देते हैं, जहाँ से हमारा रास्ता और क्लियर हो जाता है, जो डिजीज को भी ठीक करता है, या नए रास्ता देता है जहाँ हम मेडिसिन
सही सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से इतने सारे कंडीशंस हैं जहाँ हम नो शॉट्स का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा एक होता है मियाज। मियाज भी एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है, जहाँ जिस रोगी में जो मियाज प्रोमिनेंट होता है उस अनुसार से हम रोगी में वो दवा, वो मियाज़मेटिक मेडिसिन, वो नोट्स का प्रयोग करते हैं। हम इसको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। कई बार ऐसा होता है कि दवा काम कर रही है लेकिन बार-बार रिकरेंट होता है, आगे दवा काम नहीं कर रही है, तो हम ऐसे जगह पर मियाज़मेटिक मेडिसिन दे कर के उस रास्ता को और ज़्यादा क्लियर करते हैं, उसको रुकावट को दूर करके फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में जहाँ रुकावट हो, ऑब्स्ट्रक्शन हो, हम मियाज़्म को समझ करके कि ट्यूबरकुलर मियाज़्म है, सिफिलिटिक मियाज़्म है, हम दवा को देते हैं। कई बार नोसोर्स का प्रयोग प्रोफाइलैक्सिस के रूप में किया जाता है। जैसे मोनिंग हसन साहब ने कोई डिजीज़ को, स्मॉल पॉक्स को रोकने के लिए वेरिलोनम को सजेस्ट किया। यानी अगर आस पड़ोस में बहुत ज़्यादा स्मॉल पॉक्स या कोई डिजीज़ का, जैसे कोरोना के समय में बहुत से लोगों में उस तरह के सिम्टम्स देखे जाते थे, जीनस एपिडेमिकस बनाए जाते हैं, तो ऐसे केसेस में नोसोर्स का भी प्रयोग किया जाता है, जहाँ अगर नोसोर्स को दे दिया जाए तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि जिसको दिया गया है उसमें ये डिजीज़ के सिम्टम्स डेवलप नहीं होंगे। कई बार ऑटो नोसोर्स का भी प्रयोग देखा गया है। ऑटो नोसोर्स कैसा है कि जिस व्यक्ति में कुछ ऐसी डिजीज हो गई जहाँ पर कोई मेडिसिन वर्क नहीं कर रहा है, तो उस पेशेंट से तैयार की जाती है नोसोर्स, उसके सिक्रेशन से या डिजीज पार्ट से, और वो उसको दिया जाता है। ये ऑटो नोसोर्स कहा जाता है। जैसे किसी के पेशेंट के सलाइवा से जो दवा तैयार की जाती है, जब वेल सिलेक्टेड या ट्यूबरकुलोसिस के कफ से दवा तैयार किया जाता है, ऐसे भी ऑस्पुटम से, ब्लड से। एक डॉक्टर साहब हैं हमारे परिचित, तो वो एलोपैथिक डॉक्टर हैं, चूँकि हैं होम्योपैथ लेकिन एलोपैथिक प्रैक्टिस करते हैं। तो बोलते हैं कि बहुत सारे ऐसे केसेस में जहाँ फीवर रोगी को उतरता नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, जब मैं सलाइन चढ़ाता हूँ तो सलाइन के थ्रू ब्लड ले लेता हूँ और फिर उसके बोतल में जो सलाइन चढ़ाते हैं उसमें डाल देता हूँ, तो उससे भी रिकवरी होती है। तो ऐसे ऑटोनोसेट्स का भी प्रयोग बहुत से डॉक्टर करते हैं। जैसे रोगी के यूरिन से अगर किसी को ल्यूकेरिया है तो उससे, या कोई सेक्रेशंस हो रहा है उससे, या कोई डिजीज सिक्रेशंस हो रहा है स्किन से, उससे भी। तो ये सब एक अलग तरीका है, ये सब नोसोट्स ही कहे जाएंगे, लेकिन इसके तरीके बहुत अलग अलग तरीके से हैं। अब इसके बारे में कई जगह कहा गया है कि नोसोट्स कहाँ उपयोग करना है और कहाँ नहीं करना है, इस पर भी ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे नोसोट्स के बारे में कहा जाता है कि नोसोट्स वहाँ नहीं यूज करना चाहिए जब इंक्यूबेशन पीरियड डिजीज का चल रहा हो, डिजीज एक्यूट फेज में हो, या कोई भी चीज़ का एक्सप्लोसिव स्टेज चल रहा हो मियाज्म का, या एक्टिव या रिकरेंट अटैक हुआ हो, उस वक्त नोसोट्स का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसलिए हम नोसोट्स का प्रयोग जनरली जल्दी नहीं करते हैं। जहाँ माइंड, फिजिकल, जनरल सभी टैली करता है, जनरली हम वहीं उपयोग करते हैं जो कि सेफ होता है। हम टोटालिटी के आधार पर या माइंड को सेंटर मान करके जो टोटालिटी हम बनाते हैं, उस आधार पर जो दवा देते हैं उसका इंडिकेशंस कंफर्म होता है और उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। कई बार
नो सोर्स का उपयोग फैमिली हिस्ट्री के आधार पर भी किया जाता है। जहाँ किसी को कार्सिनो कैंसर की हिस्ट्री रहा हो फैमिली हिस्ट्री में, जैसे जेनेटिक चैप्टर में हमारे पास रूब्रिक भी है, फैमिली हिस्ट्री ऑफ, पर्सनल हिस्ट्री ऑफ, तो कैंसर की हिस्ट्री है तो कार्सिनोसिन देते हैं, सिफिलिटिक हिस्ट्री है तो सिफिलिनम दे सकते हैं, या सेप्टिक हिस्ट्री हो तो पायरोजिनम देते हैं। तो इस तरह से नोसोर्स का प्रयोग जहाँ फैमिली हिस्ट्री हो या ओल्ड हिस्ट्री हो वहाँ पर इंडिकेशंस हो तो भी हम देते हैं। या कई बार जब बेस्ट सिलेक्टेड रेमेडी फेल होता है तो भी ये देते हैं। उसके अलावा अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको हम बोलते हैं कि ये ट्यूबरकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सिफिलिटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसके आधार पर भी दवाओं का सिलेक्शन होता है। कई बार जब देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो शरीर में साइकोटिक मियाज में, तो जहाँ एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो तो साइकोटिक हुआ। ट्यूबरकुलर मियाज जहाँ वो लीन थीन एमिसिटेड पर्सन हो, बहुत ज़्यादा कमजोरी है, नर्वस वीक एग्जॉस्टेड है, तो हम बोलते हैं कि ये लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स, एनर्जी नहीं है, तो ट्यूबरकुलोसिस या ट्यूबरकुलोसिस डायलिसिस होती है, वहाँ पर हम उस अनुसार से दवा देते हैं। लेकिन जहाँ फैमिली हिस्ट्री के अलावा, पर्सनल हिस्ट्री के अलावा अलग अलग इंडिकेशंस होते हैं वहाँ भी नोसोट्स का उपयोग किया जाता है। कुछ ऐसे डिजीज जहाँ पर मालिग्नेंसी हो या कोई डिजीज बहुत तेज़ी से बढ़ रहा हो, उसका डिजीज का प्रोग्रेशंस बहुत फास्ट हो, ऐसे कंडीशंस में भी नोसोट्स का इस्तेमाल किया जाता है। नोसोट्स के पहचानने के कुछ तरीके भी हैं कि कहाँ नोसोट्स का उपयोग किया जाता है। जैसे कुछ स्किन डिजीज बहुत तेज़ी से फंगस टाइप के स्प्रेड होते हैं, जिसमें बेसिलिनम का प्रयोग करते हैं, तो बहुत सारे नोसोट्स के एक्शंस आपको स्किन के ऊपर बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए देखे जाते हैं। या इल ट्रीटेड स्किन डिसऑर्डर, वहाँ भी नोसोट्स के इंडिकेशंस होते हैं, जहाँ एक्जिमा हुआ, सप्रेस्ड गोनोरिया हुआ, डीप सीटेड स्किन डिजीज हुआ, वहाँ इंडिकेशंस नोसोट्स के होते हैं। जो भी नोसोट्स के रोगी होते हैं उनको अल्कोहल की क्रेविंग ज़्यादा देखने को मिलती है, या कोई भी उनके शरीर से डिस्चार्जेज है वो बहुत ज़्यादा होंगे या बहुत स्मेल वाला होगा। जैसे पायरोजिनम में जो भी डिस्चार्जेज होता है वो बहुत ख़राब होता है, ऑफेंसिव होता है, और सिक्रेशंस कहीं का भी हो, फाउल स्मेलिंग होगा, ऑफेंसिव होगा, सड़ा हुआ रहेगा, तो समझिए कि यहाँ नोसोट्स का इंडिकेशंस हो सकता है। ये सब मैं आपको संभावनाएं बता रहा हूँ नोसोट्स के उपयोग करने के लिए, लेकिन हमें बाइज्ड नहीं होना है। हर केस में हमें टोटलिटी तो देखनी ही है, माइंड देखनी है, पार्टिकुलर देखनी है, जनरल देखनी है, ओवरऑल देखने के बाद ही हम डिसाइड करते हैं। लेकिन जहाँ सिम्टम्स कम हो या वेल सिलेक्टेड मेडिसिन फिल कर रहे हों, तो इस तरह के कुछ इंडिकेशंस है जहाँ आपको दिखाई देगा कि हाँ, यहाँ हम नोसोट्स का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि हमने बताया ऑफेंसिवनेस, क्रेविंग, कोई भी डिस्चार्जेज बहुत ज़्यादा हो, प्रिफ्यूज हो, प्रिफ्यूज सेक्रेशंस या डिस्चार्जेज या पर्सपिरेशन विदाउट एनी रिलीफ हो सकता है, ये नो सोर्स हो। या कहीं भी शरीर से हेमरेजेज हो रही हो, ब्लड डिस्चार्जेज हो रहा है, ठीक हो रहा हो, ब्लैक हो रहा हो, या टार लाइक हो रहा हो, या शरीर से कोई भी डिकम्पोजिशन हो रही हो, कोई भी शरीर से लॉस हो रहा हो और कोई भी दवाएं जल्दी काम नहीं कर रही है, ऐसे कंडीशंस भी हमें देखने को मिलता है। नोसोट्स के इंडिकेशंस के और भी बहुत सारा कॉज होते हैं, जैसे बार बार
बच्चों में निमोनिया होना, सर्दी खांसी होना, बार बार स्किन डिजीज होना, ये भी नो शोट्स के तरफ इंडिकेशंस होते हैं। या वैसे कंडीशंस जो पास्ट में रिकरेंट अटैक की टेंडेंसी रही हो, जैसे निमोनिया, ब्रोंकल निमोनिया हुआ, चिकन बॉक्स हुआ, मम्स हुआ, पास्ट हिस्ट्री में मम्स रहा हो, बार बार खांसी हो, या ग्लैंड्स ग्लैंड्स की स्वेलिंग, ग्लैंड्स कोई भी बॉडी के ग्लैंड्स में बार बार स्वेलिंग हो, इंडुलेशंस हो, तो ऐसे कंडीशंस भी नो शोट्स के होते हैं। या साइकोटिक और सिफिलिटिक कंडीशंस ऑफ ग्लैंड्स, जिसमें टॉन्सिल्स का स्वेलिंग, ये भी इंडिकेशंस हैं नो शोट्स के। या कैंसरस कंडीशंस, कहीं भी ग्लैंड्स में कैंसरस अफेक्शंस हुआ हो, वो भी इंडिकेशंस है नो शोट्स का। इस तरह से हमने देखा कि कोई भी डिस्चार्जेज है, इवन मेंस का डिस्चार्जेज भी बहुत प्रोफ्यूज हो, ठीक हो, क्लोटेड हो, ऑफेंसिव हो, स्टेनिंग वाला हो, जल्दी दाग छूटता नहीं हो, या जेनिटल रीजन के कोई डिजीज हो जो बहुत हैरान करता हो, मॉर्बिड जहाँ भी है जो बहुत हैरान करता हो, परेशान करता हो, रोगी हैरान हैरान परेशान परेशान हो जाता हो, वैसे कंडीशंस भी नो शोट्स के होते हैं। और बहुत सारे नॉर्मल से एक्सेसिव कुछ भी हो, एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर, निम्फोमानिया हो, या और भी इस तरह के डिजीज हो, क्रेविंग हो, वो भी नो शोट्स को इंडिकेट करता है। यानी जहाँ भी मॉर्बिड्स है, एक्सेसिव है, हार्मफुल है, निगेटिव है, वहाँ भी नो शोट्स का उपयोग सोचा जा सकता है। वैसे नो शोट्स के बारे में कहा जाता है कि लो पोटेंसी में नहीं देना चाहिए, लेकिन कई बार हम लोग जब हम टोटालिटी या माइंड सिम्टम्स के आधार पर देते हैं तो लो पोटेंसी में भी उतना ही वर्क करती है जितना कि हाई में। लेकिन जनरली पहले के डॉक्टर लोगों ने इसको हाई पोटेंसी में, जनरली 1M पोटेंसी में देने के लिए कहा जा गया है, लेकिन ऐसा नहीं है, लो पोटेंसी में भी दवा दिया जाता है। पोटेंसी का सिलेक्शन करने का भी एक तरीका है, जैसे कि स्किन की सिम्टम्स हो तो जनरली हम लोग लो पोटेंसी में दवा की शुरुआत करते हैं, भले रिपीट कर सकते हैं लेकिन लो पोटेंसी में देते हैं। जहाँ फिजिकल लेवल पर कंप्लेन है, जहाँ एक्यूट्स है, वहाँ भी लो दे सकते हैं। लेकिन पोटेंसी का सिलेक्शन, जो जनरल मेडिसिन के पोटेंसी का सिलेक्शन है, उस आधार पर हम लोग करते हैं। एक्यूट्स कंप्लेन है या फिजिकल लेवल पर है तो लो देते हैं, थोड़ा हाई इंटेंसिटी है, माइंड लेवल पर है तो 200 देते हैं, बहुत इंटेंस कंडीशन है, डीप है तो 1M पोटेंसी में देते हैं। इस तरह से हम नो शोट्स को उपयोग जरूरत के अनुसार से कर सकते हैं। आगे हम अलग अलग नो शोट्स के अलग अलग इंडिकेशंस पर ध्यान देंगे। अभी हमने जो चर्चा किया ये जनरल नो शोट्स के बारे में चर्चा किया, लेकिन अब अलग अलग इंडिविजुअल नो शोट्स के उपयोगिता और कहाँ उपयोग करना है उस पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।